दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर थे और दिल्ली दौरे पर उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और इन मुलाकातों के साथ ही इसी दरमियान समय निकालकर एक टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया। और उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि गोरखपुर से लखनऊ तक का सफर तो तय कर लिया, अब क्या लखनऊ से दिल्ली के सफर पर कूच करने की तैयारी है? सवाल पूछे जाने के पीछे जो मकसद था वो मकसद दरअसल ये था कि गोरखपुर से के सांसद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर तो उन्होंने सफर तय कर लिया। अब क्या जिस प्रकार से गांधीनगर से दिल्ली का सफर नरेंद्र मोदी ने तय किया मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के रूप में, क्या उस तरह से लखनऊ से दिल्ली तक का सफर योगी आदित्यनाथ भी तय करना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो गोरखपुर जाकर अपने धार्मिक कार्यों से भी जब फुर्सत मिले तब वो काम करना चाहेंगे। क्या ये जवाब योगी आदित्यनाथ ने अपनी मर्जी से दिया या राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें जवाब देने पर मजबूर किया? या इन सब से आगे बढ़कर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के पावर इक्वेशन में, सत्ता समीकरण में उत्तर प्रदेश में चल रहे सामाजिक परिवर्तन और चुनावी हिंदुत्व की बिसात के लोकसभा चुनाव के समय ही कमजोर पड़ने की आहट योगी आदित्यनाथ को सुनाई दे रही थी। कई सारे एंगल हैं इस जवाब के और उस जवाब के जो योगी आदित्यनाथ ने उस इंटरव्यू में दिए उसके अलग अलग एंगल को देखने की कोशिश करें तो उस अलग अलग एंगल को देखने की कोशिश में सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या लेफ्ट, क्या राइट, क्या सोशलिस्ट, जो भी हो, सब के सब जमीनी हकीकत को देख करके ही मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या चुनावी चेहरे के तौर पर फैसला लेते रहे, क्योंकि अंततः उन्हें जनता के बीच जाना है, अंततः उन्हें वोट मांगना है। योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया उस जवाब को वो कई तरीके से दे सकते थे। मसलन वो ये भी कह सकते थे कि लगभग 2 दशक तो वो दिल्ली में बतौर सांसद बिता के आए ही हैं, तो फिर दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? या ये भी कह सकते थे कि दिल्ली में बैठकर तो इंटरव्यू दे ही रहे हैं, तो वो दिल्ली में है ही। और बिल्कुल इसी तरह का जवाब 2011-12 के दौर में उसी चैनल के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने भी दिए थे। तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब उनसे पूछा गया था कि क्या दिल्ली आने से उन्हें बीजेपी के अंदर कोई रोक रहा है, तब उन्होंने जवाब दिया था कि अरे भाई, मैं तो दिल्ली में ही बैठा हुआ हूं, मुझे कहां किसी ने रोका है दिल्ली आने से। तो इस तरह का डिप्लोमेटिक जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिए उससे राजनीतिक सवाल खड़े होने शुरू हो गए। किस तरह के सवाल? जरा इन सवालों को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव, उसके पहले या उसके बाद की परिस्थितियों को अगर आकलन करने की कोशिश करें तो कई बातें एक साथ निकलकर सामने आती है। पहली बात यह कि योगी आदित्यनाथ अब चुनावी हिंदुत्व का चेहरा नहीं रहे। यह बात लोकसभा चुनाव ने साबित कर दी। विधानसभा चुनाव ने जो ट्रेलर दिखाया उस ट्रेलर को इंटरवल के पहले की फिल्म में तब्दील होते हुए लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा गया और इंटरवल के बाद की फिल्म के लिए विधानसभा चुनाव तक का इंतजार करने के लिए लोगों के बीच में मानसिकता बनने लगी। और ये क्या है फिल्म और क्या है इंटरवल और क्या है ट्रेलर, जरा इसे जानने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी की असफलता और सफलता दोनों को समझना होगा। 1991 से यदि भारतीय जनता पार्टी की सफलता को देखें तो जब जब जाति पीछे हुई, कास्ट लाइन ब्लर हुई, मंडल प्रयोग विफल हुआ, तब तब भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व सफल हुआ। चाहे बात 1991 की हो, चाहे बात लोकसभा चुनाव में 96 और 98 की हो, चाहे बात 2014, 17, 19 और 2022 की हो, हर बार यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश का बहुसंख्यक समाज जाति वाली लाइन से काफी हद तक किनारे जाकर जो हिंदुत्व वाली लाइन है उस पर चलता हुआ दिखा। लेकिन अंततः जब हिंदुत्व वाली लाइन किसी खास नैरेटिव में बंधती हुई दिखाई दी, संविधान बचाओ का मुद्दा आ गया, जाति जनगणना का मुद्दा आ गया, पीडीए का मुद्दा आ गया, तो इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ का चेहरा क्या अब भी चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयुक्त है?
पूरी सियासत दरअसल यहां आकर खड़ी हो गई। और जब यहां आकर सियासत खड़ी हो गई तो योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देने, इन दोनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को जो फैसला लेना है, उस फैसले के पीछे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, इसको डिकोड करने के बाद बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि बीजेपी आगे क्या करने वाली है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी यदि योगी आदित्यनाथ को बनाए रखती है तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या होगा। भूल जाइए उपचुनाव के नतीजों को, उपचुनाव कैसे हुए हैं पूरे देश ने देखा है। जरा आम चुनाव और विधानसभा चुनाव पर जाएं तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार मिली, पहले नंबर की पार्टी से दूसरे नंबर की पार्टी यूपी में बनी, दूसरे नंबर का गठबंधन भी बना एनडीए यूपी के अंदर, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि अखिलेश यादव को अब सिर्फ यादव के खांचे में फिट करके देखना और कांग्रेस पार्टी को बिना वोट की पार्टी कह करके पल्ला झाड़ लेना फिलहाल बहुत ज्यादा तर्कसंगत दिखाई नहीं देता। क्योंकि जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ रही है, बसपा में हाल फिलहाल जो घटनाक्रम हुए आकाश आनंद और मायावती को लेकर, उन सब को देखते हुए दलित विमर्श जो 90 के दशक में अपने पीक पर पहुंचा, सत्ता में हिस्सेदारी पूर्ण बहुमत के साथ वो 2007 में लेकर आया, अब वो विमर्श लाभार्थी चेतना के दायरे में उस खूंटे से बांध बंद कर रहने के लिए तैयार नहीं है। इसकी झलक भी दिख गई थी लोकसभा चुनाव में। अब उसे अखिलेश यादव के साथ जाने में गुरेज नहीं है यदि गारंटी कांग्रेस पार्टी, जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी इसकी गारंटी ले रही है, एक दलित नेता की अध्यक्षता वाली पार्टी इसकी गारंटी ले रही है, तो उस परिस्थिति में अखिलेश यादव का साथ देने में दलित वर्ग को दिक्कत नहीं है। दूसरी, प्रभुत्वशाली ओबीसी जातियों को भी इसकी दिक्कत नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मौर्य साख के कुर्मी समुदाय के वोटर हो, कुशवाहा समुदाय के वोटर हो। इस लोकसभा चुनाव के दरमियान साफ साफ दिखा कि भारतीय जनता पार्टी का दामन वो छोड़ते हुए नजर आए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का दामन वो छोड़ते हुए नजर आए और कांग्रेस सपा अलायंस की तरफ मुड़ते हुए नजर आए, तो क्या अब योगी आदित्यनाथ के सहारे चुनावी हिंदुत्व चल पाएगा? यही भारतीय जनता पार्टी जाकर ठिठक जाती है कि योगी आदित्यनाथ को यदि रुखसत किया जाता है सत्ता से तो ठाकुर वोटों की नाराजगी झेलनी होगी, और योगी आदित्यनाथ को यदि बनाए रखा जाता है तो गैर यादव, पिछड़ा और दलित वर्ग की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। और इन दोनों के बीच बीजेपी को फैसला लेना है, लेकिन फैसला लेने के लिए क्या यही माकूल वक्त है? क्या वो माकूल वक्त आ चुका है जिस वजह से योगी आदित्यनाथ ने ऐसा इंटरव्यू दिया? अब इस सवाल को यदि समझना हो तो जरा ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ को हटाने से उत्तर प्रदेश के बाहर भारतीय जनता पार्टी कहां कहां नुकसान के अंदेशे से आगे पीछे सोच सकती है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले कहां कहां चुनाव है और वहां योगी फैक्टर कितना प्रभावी है। मोटे तौर पर कहें तो ठाकुर राजनीति कितनी प्रभावी है। उत्तर प्रदेश के पहले सबसे पहला चुनाव तो इस साल बिहार में ही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कुछ स्टेक पर नहीं है, उसके अलायंस पार्टनर नीतीश कुमार जीत कर आए या नीतीश कुमार का पॉलिटिकल सितारा डूब जाए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज स्टेफनी तो कल मुख्य विपक्षी दल। तो वहां पर यदि वोट टूटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा घाटे का सौदा उसे दिखाई नहीं दे रहा। अब जरा उत्तर प्रदेश के बिहार के बाद के चुनाव को देखें तो बिहार के बाद बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल का चुनाव है और वहां योगी फैक्टर, ठाकुर पॉलिटिक्स कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। लिहाजा उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ से कोई नुकसान नहीं है यदि उन्हें पद से हटाया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि पद से हटाने के बाद इन 4-5 राज्यों के बाद अगला चुनाव कौन सा आएगा? तो स्वाभाविक है कि उसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब ही आएगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कुछ स्टेक पर नहीं है और उत्तर प्रदेश जहां सब कुछ स्टेक पर है, चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे जाति गणना की मांग को राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक धार देते चले जाएंगे। आरक्षण बढ़ाने की बात को धार और ज्यादा दी जाएगी और फिर वही होगा जो लोकसभा चुनाव में इंटरवल के पहले की फिल्म के रूप में, राजनीतिक फिल्म के रूप में आपने देखा।
तब सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ को यदि भाजपा हटाना चाहती है तो माकूल वक्त क्या है और क्यों हटाना चाहती है? सामाजिक समीकरणों के अलावा अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति में योगी आदित्यनाथ अगड़े वर्ग से आते हैं और ध्यान रखिए, संपूर्ण अगड़े वर्ग के वोट भी उनके चेहरे पर नहीं लाए जा सकते। और उसके बाद जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में कथित ठाकुरवाद की बनी हुई है, उस ठाकुरवाद को लेकर पिछड़े वर्गों और डोमिनेंट ओबीसी के बीच जो परिस्थिति पैदा हो रही है, दो और कारण है, दो और कमिटीज है जो सरकार की बनाई हुई है, जो इस परिस्थिति को और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए विकट बना रही है। एक दिल्ली में रोहिणी कमीशन ओबीसी वर्ग के बंटवारे के लिए और एक उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह कमीशन आरक्षण के बंटवारे के लिए। सबने 3 या 4 पार्ट में ओबीसी के 27% आरक्षण को विभाजित करने की सिफारिश कर रखी है। अब स्वाभाविक है कि जो डोमिनेंट ओबीसी हैं, जिनकी तादाद उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक समुदाय में ही करीब 20% से ऊपर जाती है, अकेले यादव नहीं है उसमें, वो सारे समुदाय हैं जो पीडीए के नारे के सहारे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं, जो एंटी यादव सेंटीमेंट पर कभी भाजपा के हिंदुत्व के साथ चले गए थे, अब वो दूसरे दायरे में जा सकते हैं। उन्हें आशंका है कि कभी भी राघवेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट धूल झाड़ करके ऊपर लाई जा सकती है और उसके बाद जो 27% के में वो अपनी हिस्सेदारी ढूंढते हैं, वो 7, 8, 10% में हिस्सेदारी ढूंढने पर विवश हो जाएंगे। यही स्थिति रोहिणी कमीशन के बाद केंद्र में होगी। तो एक तो नौजवानों के बीच आरक्षण का मुद्दा है, दूसरा जाति जनगणना का मुद्दा है ही, तीसरा दलित विमर्श का मुद्दा है ही, और इन सब से आगे बढ़ करके देखें तो पिछड़े वर्गों के बीच कमंडल वाली लाइन की जगह मंडल वाली लाइन को राजनीतिक तौर पर सशक्तिकरण के टूल के तौर पर देखने की जो नई पीढ़ी की मंशा है, जो लोकसभा चुनाव में दिखी थी, वो अब आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और उस आगे बढ़ने वाली धारा को रोकने के लिए बीजेपी के पास पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। एक ये परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति इसके साथ जुड़ करके ये होती है कि क्या संघ इसके लिए तैयार होगा? स्वाभाविक है इस संघ इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होगा, लेकिन संघ की सुनी कितनी जाती है और किस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के सियासी गतिविधियों पर बीजेपी सोच रही है। कुछ महीने पहले तक कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन, ये होड़ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच है। अब उस होड़ का एक हिस्सा देवेंद्र फडणवीस भी आ गए हैं। तो होड़ के 3 हिस्से, उत्तराधिकार की लड़ाई के 3 मोहरों के बीच से एक मोहरे को उत्तर प्रदेश के सियासत की वास्तविकताओं की वजह से राजनीतिक रूप से किनारे कर दिया जाएगा। और क्या इसका अंदेशा योगी आदित्यनाथ को हो चुका है? एक कारण तो यह बनता है जिससे लोगों को लगे कि समय कौन सा अनुकूल है या क्यों अनुकूल है। दूसरी बात यह आती है कि उत्तर प्रदेश में यदि अभी योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी नहीं हटा पाई तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई परिस्थिति ही पैदा नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि एन चुनाव के वक्त यदि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा तो ठाकुर वोटों की नाराजगी तो होगी ही। बिहार यदि हाथ से फिसल गया, तेजस्वी के हाथ चला गया, या नीतीश कुमार ही यदि विपक्षी गठबंधन के साथ जाकर खड़े हो गए तो उसके बाद की परिस्थिति में पिछड़ा तो जा ही रहा है, जाति जनगणना ये करा नहीं सकते, तो उस परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ को क्यों छोड़े? एक ये परिस्थिति बीजेपी के सामने है। तो आजकल जो गोदी मीडिया के इंटरव्यू होते हैं, उन इंटरव्यूज को देखने के बाद जिस तरह से कहा जाता है कि फिक्स्ड सवाल आते हैं, सवाल को पहले से तय कर लिया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है और तय कथित तौर पर कहीं और से कराया जाता है, तो क्या उस तरह का सवाल, उस तरह की गुगली तो नहीं थी योगी आदित्यनाथ के सामने? दरअसल नरेंद्र मोदी की परिस्थिति को भी समझना होगा। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को बनाए रखे तो क्यों और हटाए तो क्यों, ये 2 परिस्थिति है। अगर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को बनाए रखते हैं तो सिंपल सी बात है कि अमित शाह उनके विश्वास पात्र जरूर हैं, नंबर 2 जरूर हैं, लेकिन याद रखिए सियासत में कोई नंबर 2 को नंबर 1 पर आने नहीं देना चाहता, भले ही वो कितना भी विश्वास पात्र हो। और नंबर 2 के लिए
शक्ति संतुलन साधने के लिए मुंबई में फडणवीस और लखनऊ में योगी जरूरी हो जाते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, ताकि नंबर 2 पर भी चेक एंड बैलेंस बना रहे। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी यदि हटाना चाहे तो क्यों? तो नरेंद्र मोदी 2047 तक की बात करते हैं, और 47 तक वो सोचे या ना सोचे, 29 की बात तो जरूर उनके दिमाग में होगी। और 29 जीतने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी है। उत्तर प्रदेश जीतने के लिए पिछड़े वर्गों को यह भरोसा देना जरूरी है कि नेतृत्व उनके बीच से आएगा। दलित वर्ग को यह भरोसा देना जरूरी है कि नेतृत्व भी दिया जा सकता है और संविधान बचाओ का नैरेटिव भी विपक्ष के हाथ से छीनना होगा। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद अब दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए एक कैच 22 सिचुएशन खड़ी हो गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को बनाए रखे या योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट पिछड़े या दलित वर्ग के बीच से ढूंढने की कवायद में आगे बढ़े, क्योंकि यही वो महीन लाइन है, थिन लाइन है, जिस थिन लाइन के एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संभावनाओं का द्वार देखती है, तो दूसरी तरफ उसे यह आशंका भी सताती है कि संभावनाओं का द्वार, उसका शटर तो यही नहीं गिर जाएगा। और शटर गिरने की बात इसलिए भी है क्योंकि अब जिस ढंग से सामाजिक न्याय की राजनीति को कांग्रेस पार्टी ने अपने फोल्ड में ले लिया है, जिस ढंग से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लेकर पूरे विपक्ष के साथ कदम ताल करती हुई दिख रही है, उसके बाद सामाजिक न्याय की राजनीति का सबसे बड़ा पहिया जहां घूमता है यूपी बिहार में, वहां की राजनीति योगी आदित्यनाथ के सहारे फतह कर ली जाएगी, इसका भरोसा तो शायद बीजेपी के थिंक टैंक को भी नहीं होगा, संघ को भी नहीं होगा। तो आगे आगे देखते जाइए कि योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी क्या फैसला करती है, क्योंकि वाकई आज की तारीख में कुछ भी कहना मुश्किल है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखेगी या वाकई उन्हें गोरखपुर जाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े छत्रपों को बीजेपी ने किनारे किया। येदियुरप्पा, कोई सोच नहीं सकता था कि कर्नाटक में भाजपा मतलब येदियुरप्पा, किनारे लगा दिए गए। ठीक इसी तरीके से वसुंधरा राजे किनारे लगा दी गई, शिवराज सिंह चौहान किनारे लगा दिए गए। तो जब इतने बड़े बड़े चेहरों को, जो अपने राज्य में बेहद लोकप्रिय थे, योगी आदित्यनाथ भी लोकप्रिय हैं, लेकिन अब लोकप्रियता के साथ साथ अगड़ा पिछड़ा की जो बाइनरी है, दलित विमर्श है, संविधान बचाओ का मुद्दा है, यह मुद्दा भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी हिंदुत्व के मोहरे पर मोदी से बड़े योगी इस विमर्श से कहीं आगे निकलकर सामाजिक न्याय के दायरे के बीच अपने बीच का कौन यहां आकर के जब टिक जाता है, तो फिर योगी आदित्यनाथ के लिए राजनीतिक तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अंतिम फैसला एक आदमी को करना है, नरेंद्र मोदी। तो देखते जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बीजेपी को संभालने के लिए किस तरह से आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में बड़ा फैसला लेते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।